टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, यदि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और शायद मैं पहले दिन से बता रहा हूं आपको कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। जब मेरी ज्योग्राफी की पूरी क्लास खत्म होगी तो मार्केट से पेपर उठा लेना, किसी का भी, और पेपर को सॉल्व करना। अब देखना, यदि ज्योग्राफी से 20 प्रश्न पूछा जाता है तो कम से कम 16-17 क्वेश्चन आपके सही होंगे। मैं 20 की बात तो नहीं करता, पर यदि 20 में 17 क्वेश्चन भी सही हो गए, आईएएस की बात कर रहा हूं मैं, पीसीएस की बात तो करता ही नहीं। पीसीएस में तो सारे प्रश्न मिलेंगे, मैं आईएएस की बात करता हूं मैं। और मैंने ये कहा कि अंत में 5 दिन में मैप की क्लास लूंगा, पूरे वर्ल्ड का मैप। जितने भी इश्यू हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बार से जिन जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो जाएगा आईएएस में, उन सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके फ्री में आंसर राइटिंग करवाना है। मेरी जो योजना है, लगभग 40 दिन बैठाना उन बच्चों को जिनका प्रीलिम्स हो जाएगा, और प्रतिदिन 40 से लेकर 45 प्रश्नों की आंसर राइटिंग होगी। प्रतिदिन 40 से 45 प्रश्नों की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। एक प्रश्न के लिए आपको 5 मिनट दिया जाएगा। क्वेश्चन को केवल फ्रेम करना है, उसके बाद टीचर डिस्कस करेंगे। हम 2-3 टीचर मिलकर के उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 40 दिन में उम्मीद है कि लगभग 1600 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके रहेंगे विथ करंट। अब सोचो, आप क्या लगता है, इससे बाहर कुछ जाएगा? इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं, इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका क्वेश्चन, उसका मैटर कुछ मैं डालूंगा निश्चय की वेबसाइट पर। वहां से चाहो तो उस मैटर को डाउनलोड कर सकते हो। कल या परसों मैटर पड़ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे। चलो, आप आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे, सूर्य ताप। एवं हम तापमान की बात करें, टेम्परेचर, इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। इंसुलेशन एंड टेम्परेचर की बात की जाए, आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। सूर्य ताप की बात की जाए, सूर्य ताप कहते किसे हैं? देखो, आप, ये पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य से जो रेज आती है, ये जो इसे कहते हैं सोलर रेडिएशन, इसे कहते हैं सौरिक विकिरण कहते हैं, इसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी जो भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है, इसे कहा जाता है भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं इसे।
हमेशा ध्यान दो, सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हम लोग बात कर चुके कि हमारी पृथ्वी भौमिक विकिरण से ज्यादा गर्म होती है, सोलर रेडिएशन से कम गर्म होती है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अब एक प्रश्न, यह सौर विकिरण से जो मुझे ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं सूर्य ताप। ये जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण, इससे जिस ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है सूर्य ताप। सूर्य ताप का अर्थ है सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन। इस सोलर रेडिएशन से जो ऊष्मा मुझे मिल रही है, ऊष्मा, हीट, उसे ही कहा जाता है सूर्य ताप। अब एक प्रश्न उठा, जब हम सूर्य ताप की बात करते हैं तो सूर्य ताप का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अक्षांशी हम वितरण की बात करें, अक्षांशी वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन की बात करें, सूर्य ताप का अक्षांशी हम वितरण की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन की हम बात करें। अब ध्यान देना इस बात को कि होता क्या है, यह हमारी पृथ्वी है। इसे ध्यान से समझना इस बात को कि यूपीएससी में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और पीसीएस में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखो आप, यह हमारी पृथ्वी है, सोलर रेडिएशन से सूर्य ताप की प्राप्ति होगी और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन होगा। लेकिन सूर्य ताप और भौमिक विकिरण के बीच एक संतुलन बना रहता है, हमेशा एक संतुलन। इसका मतलब ये है, यह कहा जाए सूर्य ताप एवं भौमिक विकिरण के बीच एक संतुलन बना रहता है, एक बैलेंस हमेशा बना रहता है। इस आपने देखा होगा, पृथ्वी का ताप, टेम्परेचर लगभग स्थिर होता है, लेकिन हमेशा ध्यान दो, पृथ्वी के किसी भाग पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होती है और किसी भाग पर भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होती है। अब एक प्रश्न उठा कि सूर्य ताप की मात्रा कहां ज्यादा होगी और भौमिक विकिरण की मात्रा कहां ज्यादा होगी। यदि इसका अध्ययन जब किया गया तो क्या देखा गया? यह देखा गया कि यह पृथ्वी है, यह आपका इक्वेटर है, 0 अंश अक्षांश रेखा, यह आपका 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है और यह आपका 38 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इन दोनों के बीच की बात करें और यह आपका 90 अंश, यह आपका 90 अंश। हमेशा इन दोनों के बीच में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा है। आखिर क्यों सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा क्यों है? क्योंकि सूर्य क्या करता है, कर्क और मकर रेखा के बीच मूव करता है, घूमता रहता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मैंने ये कहा कि इन दोनों के बीच जो है सूर्यताप ग्रेटर देन भौमिक विकिरण। इसका अर्थ यह है कि 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच इंसुलेशन सूर्यताप भौमिक विकिरण से ज्यादा होता है। इसका अर्थ यह है कि यहां ताप तो ज्यादा होगा, लेकिन हम इसकी बात करें 38 से लेकर 90 अंश अक्षांश के बीच की बात करें, यहां होता क्या है, भौमिक विकिरण ग्रेटर देन हम सूर्यताप की बात करें। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, देखो आप 38 अंश से लेकर 90 अंश अक्षांश के बीच भौमिक विकिरण की मात्रा सूर्यताप से ज्यादा होती है और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन होता है। सूर्य ताप के रूप में टेम्परेचर की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह है 38 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 38 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच यदि सूर्य ताप भौमिक विकिरण से ज्यादा है तो ऑलरेडी तापमान हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन 38 से लेकर 90 अक्षांश के बीच भौमिक विकिरण सूर्य ताप से ज्यादा है। एक बात याद रखना, होता क्या है कि जैसे जैसे हम अक्षांशों से दूर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कहा जाए कि ये आपकी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, ये मकर रेखा है। इसे ध्यान देना इस बात को, ये जो सूर्य है इन दोनों के बीच मूव करता है, लेकिन जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर जाते हैं या मकर रेखा से दक्षिण आते हैं, सूर्य के किरणों का झुकाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने कहा टार्च को देखो आप, जैसे मैंने कहा ये पृथ्वी है, ये टॉर्च है। ध्यान देना इस बात को, जितना ज्यादा आप टॉर्च को दूर ले जाओगे टॉर्च का प्रकाश फैलता जाएगा, और जब टॉर्च का प्रकाश फैलेगा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे यदि टॉर्च को सीधे हम एक जगह केंद्रित करते हैं तो निर्धारित एरिया में प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगी, पर जैसे जैसे आप दूर जाते हो टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश है वो फैलता चला जाता है। अब जैसे मैंने कहा ये प्रकाश है, आप सोचो जरा, अब जितना ज्यादा फैलेगा स्वाभाविक है टॉर्च की जो रोशनी है उनका तिरछापन बढ़ता जाएगा, अब वो अधिकतम एरिया को कवर करेंगे। तो आपने देखा होगा टॉर्च को जब दूर ले जाते हो, जब टॉर्च का प्रकाश ज्यादा फैल जाता है तो चीजें अंधेरा दिखने लगती है, वहां प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। ठीक इसी तरह हमेशा ध्यान दो, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर यह आपका कर्क रेखा है, यह आपकी मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य ताप की मात्रा सदैव ज्यादा होती है, लेकिन कर्क रेखा से जब उत्तर की तरफ जाएंगे या मकर रेखा से जब दक्षिण की ओर आते हैं तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा। जब झुकाव बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। सूर्य ताप की जब मात्रा कम होगी तो भौमिक विकिरण की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, और भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी तो ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा। इसे ये देखा जाए, हम जब कर्क रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब जैसे जैसे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी, और जब भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी तो ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर
ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ए, बी, हम सी और डी की बात करें। ध्यान दें, ए पर क्या होगा, सूर्य ताप की मात्रा इसकी अपेक्षा यहां कुछ कम होगी, बी पर जाएंगे और कम होगी, सी पर और कम होगी, डी पर और कम होगी। लेकिन यहां से जब यहां जाएंगे, हमेशा यदि सूर्य ताप के नजरिए से देखा जाए तो ए सबसे ज्यादा, फिर बी ज्यादा, फिर सी ज्यादा और फिर सबसे कम डीप होगी सूर्य ताप की मात्रा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाएगी, भौमिक विकिरण की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये, ए पर भौमिक विकिरण कम होगा। अब भौमिक विकिरण के दृष्टिकोण से देखा जाए, ए लेस देन बी, लेस देन सी, लेस देन डी। अब सोचो, ए, बी, सी और डी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ए, बी, सी और डी की बात करें। अब सर हमेशा ध्यान दो, डी पर सबसे ज्यादा भौमिक विकिरण होगा। चूंकि डी पर सबसे ज्यादा भौमिक विकिरण होगा और भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन होता है, इसलिए पोल पर हमेशा टेम्परेचर -50 बना रहता है और पोल पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो पोल पर बर्फ क्यों जमी है? हम जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं, अक्सर देखा होगा नॉर्थ पोल पर भी बर्फ जमी है और साउथ पोल पर भी बर्फ जमी है। वहां टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। आखिर टेम्परेचर माइनस में क्यों होता है? क्योंकि यहां भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और जब भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो यहां का ताप हमेशा माइनस में बना रहेगा। इसे देखा होगा कि जब ए से डी की ओर बढ़ते हो आप, तो तापमान गिरता चला जाता है। मान लिया जाए ए पर ताप +20 है, तो बी पर ताप हो सकता है +10 हो, सी पर ताप हो सकता है कि +1 हो और डी का ताप हो सकता है -20 हो। यह हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह चीज। अब इस मैप में देखो, आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ क्यों जमी रहती है? उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि भौमिक विकिरण ज्यादा होता है और सूर्य ताप की मात्रा बहुत कम है। और भौमिक विकिरण जितना ज्यादा होगा, ताप का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होगा, और ताप का उत्सर्जन जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा माइनस में रहता है। अब एक चीज सोचो जरा, अब यहां देखो, अब तक जो देखा गया है 38 से लेकर 90 अंश के बीच भौमिक विकिरण ज्यादा होता है, सूर्य ताप कम। यदि इस मैप की यदि बात करें तो इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब तो यही हुआ कि 38 से लेकर 38 के बीच सदैव गर्मी पड़नी चाहिए, और इससे लेकर इसके बीच सदैव क्या होनी चाहिए? ठंड पड़नी चाहिए। अब सोचो, यहां तो तापमान सदैव कम होना चाहिए, यहां तो ताप सदैव ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेशक यहां ताप ज्यादा होता है, यहां ताप कम होता है, लेकिन हवाएं चलती हैं, हवाएं और समुद्री धाराएं चलती हैं। समुद्र के अंदर भी एक जलधारा चलती है, नदी बहती है समुद्र के अंदर भी, जिसको कहते हैं समुद्री धारा, सी करंट। अब सोच, लेकिन दो चीज होती है, पवन और समुद्री धाराएं। वो क्या करती हैं? यहां के ज्यादा ताप को यहां लेके चली जाती हैं और यहां के कम ताप को यहां लेके चली जाती हैं। तो जब यहां का कम ताप यहां आ जाएगा तो यहां ठंड पड़ने लगती है, यहां का ज्यादा ताप यहां है। इसका मतलब ये कि जो टेम्परेचर है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उनमें हवाएं और समुद्री जलधाराएं दोनों की भूमिका होती है। अब एक चीज सोचो, एक प्रश्न उठा, प्रश्न ये है कि आखिर सूर्य ताप को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक
कंट्रोलिंग फैक्टर वो कौन कौन से हैं? हमेशा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कंट्रोलिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? हमेशा। फिर एक प्रश्न, यदि इसकी बात करें हम लोग, तो सबसे पहले कहा जाता है सूर्य की किरणों का झुकाव। हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहला जो रीजन है, यह कहा जाता है सूर्य की किरणों का झुकाव एक बड़ा फैक्टर है। यह कैसे करता है? द इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, इंक्लिनेशन नेशन ऑफ, हम सन रेज की बात करें सूर्य की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछता है तब रट करके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। एक बात याद रखना, कितना रटोगे आप? रटने की भी एक सीमा होती है। अब ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए ये पृथ्वी है, यह आपका इक्वेटर है, 0 अंश अक्षांश रेखा, यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा मकर कर्क रेखा है। ये हम बात करें, ये मकर रेखा है। ये मैप पे ध्यान देना इस बात को। यह हमारा सूर्य है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा सूर्योदय पूरब में होता है। सूर्योदय पूरब में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। जैसे मैं बात करता हूं, यह हमारा सूर्य है, पूरी बात ध्यान देना। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में यूं मूव कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यूं मूव कर रही है। आप सोचो, यह हमारा सूर्य है, यह हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यू मूव कर रही है। अरे बात है, तो स्वाभाविक है जब यू मूव करेगी सूर्य तो स्थिर है पृथ्वी के सापेक्ष। जब यू मूव करेगी तो प्रकाश यहां से इधर जाएगा। यह हमारा ईस्ट है, यह हमारा वेस्ट है। आप सोचो, आप, यह हमारा ईस्ट है, यह हमारा वेस्ट है, यह हमारा सूर्य है। हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो सूर्योदय कहां होगा? पूरब में होगा। और सूर्यास्त कहां होगा? पश्चिम में होगा। हरी बात है। पर यदि पृथ्वी हमारी क्लॉकवाइज मूव करने लगे, क्लॉकवाइज मूव करने लगे, तो क्या होगा? यदि पृथ्वी क्लॉकवाइज मूव करने लगे तो फिर हमारा सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त कहां होगा? पूरब में होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो सूर्योदय है वो पूरब में होता है, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, यदि पृथ्वी क्लॉकवाइज मूव करने लगे, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगे, तो हमारा सूर्योदय पश्चिम में होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। अब देखो, अब यह सूर्य हमारा, यह कर्क रेखा है, मकर रेखा। एक बात कहना चाहता हूं, सूर्य की किरणों का झुकाव, मान लिया जाए सूर्य यदि इक्वेटर पर हो, पूरी बात ध्यान देना, सूर्य यदि इक्वेटर पर हो तो स्वाभाविक है इक्वेटर पर क्या होगा? सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। आज जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो स्वाभाविक है इक्वेटर के पास सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो, इक्वेटर पे क्या होगा? सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे, किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा। देखो, आप, हम जैसे जैसे दूर जाएंगे सूर्य की किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा।
और यदि सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता गया, प्रकाश तो उतना ही है, तो होगा क्या? जैसे मैंने कहा, इसको इस तरह समझो आप। देखो आप, ये पृथ्वी है, यह हमारा सूर्य है। स्वाभाविक है ये एरिया पूरा कवर कर रहा है ये। लेकिन हम जब इधर की बात करेंगे तो मान लिया जाए ये एरिया कवर कर रहा है, ये हमारा सूर्य, ये एरिया। अब सोचो जरा, पूरी बात ध्यान देना। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो पूरे सनरेज को स्थल का छोटा सा भाग कवर करना पड़ता है, तो एक निश्चित भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और एक निश्चित भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो स्वाभाविक है यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अब जैसे जैसे दूर जाएंगे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा। अब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओ, ये इक्वेटर से साउथ की तरफ आओ, तो सूर्य की किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आज जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है, बताओ क्या होगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी, है तो प्रकाश उतना ही, अब ज्यादा एरिया को कवर करना है। हमेशा जान दो, वो ज्यादा एरिया को कवर करना है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी। और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे ये कहा जाता है सूर्य की किरणों का झुकाव। अब सोचो जरा, सूर्य यदि इक्वेटर पर चमकता है तो दोनों गोलार्धों में, यह आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। हमेशा जान दो इस बात को, इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। आप सोचो, सूर्य इक्वेटर पर चमकता है तो दोनों गोलार्धों में सूर्य ताप की मात्रा बराबर होती है। क्योंकि दोनों गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा बराबर होगी, यदि सूर्य इक्वेटर पर चमकेगा तो दोनों गोलार्धों में सूर्य ताप की मात्रा बराबर होगी, इससे दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होंगे। क्यों दिन रात बराबर होंगे? क्योंकि दोनों गोलार्धों में सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। पर एक चीज सोचो जरा, सूर्य इक्वेटर पर चमकता है। अब यदि इक्वेटर से जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाओगे, नॉर्थ की तरफ सूर्य की किरणों का झुकाव क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ए, बी, हम सी की बात करें। ए पर सूर्य ताप जितना ज्यादा होगा उससे कम बी पर होगा, उससे कम सी पर होगा, और सबसे कम कहां होगा? यहां होगा। आ रही बात है? पर जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो भौमिक विकिरण की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये कि ए पर भौमिक विकिरण कम होगा, बी पर उससे ज्यादा होगा, सी पर और ज्यादा होगा, और डी पर सबसे ज्यादा होगा। और जहां भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन होता है, वहां ताप क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब यह है कि जब ए से हम डी की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा। जब सूर्य की किरणों का जब झुकाव बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ध्यान सुनना, जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी। अरे बात है? तो जब ए से डी की ओर जाएंगे तो भौमिक विकिरण की मात्रा बढ़ती जाएगी, परिणामतः क्या होगा? हमारा तापमान कम होता जाएगा। इसे ए पर ताप, उससे कम बी पर, उससे कम सी पर, और सबसे कम कहां होगा? डी पर ताप होगा। पर एक प्रश्न, मान लिया जाए, एक चीज ध्यान देने इस बात को, मैं इसे मिटा देता हूं। मान लिया जाए कि यह हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है। ध्यान सुनने इस बात को, यह आपका मकर रेखा है, यह आपका कर्क रेखा है, ये 90 दक्षिणी अक्षांश रेखा। मान लिया जाए सूर्य यहां चमक रहा है, पूरी बात ध्यान देना, मकर रेखा पर चमक रहा है हमारा सूर्य। जब इक्वेटर पर चमकता था तो दोनों गोलार्धों में क्या होता था? जब इक्वेटर पर चमकता था सूर्य तो दोनों गोलार्धों में क्या होता था? दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते थे।
लेकिन यदि सूर्य मकर रेखा पर चमकने लगा तो स्वाभाविक है, जब हम मकर रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो किरणों का झुकाव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप सोचो जरा, तो उत्तरी गोलार्ध में किरणों का झुकाव ज्यादा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में किरणों का झुकाव क्या होगा? कम होगा। थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत मजा आएगा ध्यान देने इस बात को। इस मैप में देखो आप, एक प्रश्न, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, मकर रेखा पर, तो स्वाभाविक है यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। आ रही बातें? देखो आप, पूरी बात ध्यान देना। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा होगा, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा होगा तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक है ठंड क्या होगी? ज्यादा होगी। इसे देखा होगा, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम आ जाती है। आखिर उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों का झुकाव, द इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज की बात करें, मैंने क्या कहा? ये आपका है, यदि सूर्य जो सन रे यदि वर्टिकल मकर रेखा पर पड़ने लगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। अब ध्यान देने इस बात को, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। यदि सन रेज वर्टिकल लंबवत मकर रेखा पर पड़ती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो जैसे जैसे मकर रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब झुकाव बढ़ता जाएगा तो बताओ क्या होगा? सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी, और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो फिर तापमान भी क्या होगा? कम होता जाएगा। इसीलिए जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, ठंड का मौसम। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, यदि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दो, यदि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी का मौसम होगा। इसका मतलब यह है कि ठंड का मौसम और जो गर्मी का मौसम है उसके पीछे कहीं न कहीं रीजन किसका है? सूर्य की किरणों का झुकाव। अब हमेशा ध्यान देने इस बात को, एक बात हमेशा याद रखना। एक प्रश्न उठा, सूर्य की किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा दिन के बाद छोटी होती चली जाएगी और रात के बाद क्या होगी? लंबी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन 24 घंटे का होता है, एक दिन क्या होता है? 24 घंटे का होता है। अब एक से ध्यान दो, किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा, किरणों का झुकाव जितना ज्यादा बढ़ेगा स्वाभाविक है दिन के बाद छोटी होती चली जाएगी। मान लिया जाए, देखो ए, बी, सी और डी की बात करें और सूर्य चमक रहा मकर रेखा पर, तो होगा क्या? ए पर क्या होगा? सूर्य की किरणों का झुकाव कम होगा, बी पर उससे ज्यादा होगा, सी पर उससे ज्यादा होगा, डी पर उससे ज्यादा होगा और पोल पर सबसे ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? अब ध्यान देने इस बात को, तो देखो होता क्या है पूरी तरह। तो ए पर क्या होगा? दिन की अवधि होगी, उससे कम अवधि बी पर होगी, सब उससे कम अवधि सी पर होगी, उससे कम अवधि डी पर होगी। तो दिन की जो अवधि है, दिन की जो लंबाई है, जब दिन छोटा होता है और दिन बड़ा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जाड़े के मौसम में दिन छोटा हो जाता है, दिन की अवधि छोटी होती है और रात केवल लंबी हो जाती है। आखिर दिन की अवधि छोटी क्यों होती है जाड़े के मौसम में? क्योंकि जाड़े के मौसम में सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाता है, और जब सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। और याद रखना, जब सूर्य का प्रकाश कम होगा तो समय के दिन की अवधि क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी।
इसे देखा जाए, ए पर दिन की अवधि मान लो 12 घंटे की है, तो बी पर जो अवधि होगी 11 घंटे की होगी। सी पर हो सकता है 10 घंटे की हो, डी पर हो सकता है 9 घंटे की दिन हो। यह हो सकता है। अरे बात है दिन की। अब एक चीज सोचो, दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि क्या होगी? लंबी होगी। मान लिया जाए दिन 10 घंटे का है तो रात 14 घंटे का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है। दिन की अवधि 14 घंटे का है तो रात की अवधि क्या हो जाएगी? 10 घंटे की हो जाएगी रात की अवधि। और पृथ्वी रात में भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। दिन में पृथ्वी सूर्य ताप को ग्रहण करती है और रात में पृथ्वी भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन करती है। अब सोचो, जितना ज्यादा दिन की अवधि छोटी होगी तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, रात की अवधि लंबी होगी तो भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा। अब एक चीज सोचो, सूर्य यदि मकर रेखा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? दिन की अवधि छोटी होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा। यदि सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ गया तो दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, और दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि क्या होगी? लंबी होती चली जाएगी। यदि रात की अवधि लंबी होगी तो भौमिक विकिरण की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब भौमिक विकिरण की मात्रा यदि बढ़ेगी तो स्वाभाविक है ठंड का मौसम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यदि सूर्य मकर रेखा चमक रहा है तो जैसे मैंने क्या कहा, मान लिया जाए एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इंडिया है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका मकर रेखा है मान लो, और सूर्य यहां चमकता है मकर रेखा पर, तो साउथ इंडिया से जब नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ोगे तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा तो दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, और दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि क्या होगी? लंबी होती चली जाएगी। जैसे मान लिया जाए ए, बी, सी, डी, ई की बात करें, हमेशा सबसे छोटी दिन की अवधि कहां होगी? ई पर होगी। यदि ई पर दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि सबसे ज्यादा लंबी कहां होगी? ई पर होगी। हरी बातें। अब सोचो, यदि ई पर लंबी रात होगी तो स्वाभाविक है, यदि ई पर लंबी रात होगी तो स्वाभाविक है भौमिक विकिरण के रूप में ताप का क्या होगा? उत्सर्जन ज्यादा होगा। आपने कभी पढ़ा होगा कि साउथ इंडिया में ठंड नहीं पड़ती, ठंड केवल नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। साउथ इंडिया में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि साउथ इंडिया में क्या होता है? सूर्य की किरणों का झुकाव कम होता है। हमेशा साउथ इंडिया में सूर्य की किरणों का झुकाव कम होता है, और नॉर्थ इंडिया में जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे, हमेशा यूपी, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख ऊपर चलते चले जाओ, और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ोगे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब झुकाव बढ़ेगा तो सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। सूर्य ताप की मात्रा यदि कम होगी तो स्वाभाविक है दिन की अवधि छोटी होगी, और दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि लंबी होगी, रात की अवधि लंबी होगी तो भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा। यदि भौमिक विकिरण के रूप में ताप का उत्सर्जन ज्यादा हुआ तो स्वाभाविक है तापमान क्या होगा? गिरता जाएगा। आप सोचो जरा, हमेशा इसका मतलब यह है कि ठंड हमेशा नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, साउथ इंडिया में ठंड नहीं पड़ती। कारण क्या है? क्योंकि साउथ इंडिया में सूर्य की किरणों का झुकाव कम होता है। पर एक प्रश्न, मान लिया जाए ए पर दिन की अवधि 12 घंटे की है तो निश्चित रूप से बी पर क्या होगा? 11.5 घंटे की होगी। हो सकता है सी पर 11 घंटा 15 मिनट की हो सकता है डी पे 11 घंटे हो सकता है इस पर 10 घंटे 45 मिनट का दिन हो। दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, और जब दिन की अवधि छोटी होगी तो रात की अवधि क्या होगी? लंबी होगी। इसका मतलब यह कि दिन और रात की अवधि में जो बड़ा सा गैप होता है, दिन और रात की अवधि में जो बड़ा सा गैप होता है वो क्या होता है? नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होगा। मान लिया जाए दिन यहां पे 12 घंटे तो रात 12 घंटे की होगी, बी पर दिन 11 घंटे 11.5 घंटे के तो रात कितनी होगी? 12 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटे का बस अंतर हो गया। यहां देखो, दिन 11 घंटे 15 मिनट का है तो रात क्या होगी? 12 घंटे 45 मिनट की होगी। तो गैप कितना हो गया? हमेशा जानते इस बात को, गैप देखो कितना हो गया। फिर मैंने कहा मान लो यहां 11 घंटे की है तो दिन हो सकता है, रात हो सकता है 13 घंटे की हो। यहां 10 घंटा 45 मिनट का दिन है तो रात हो सकता है 13 घंटा 15 मिनट का हो।
इसका मतलब ये कि दिन रात में जो बड़ा सा गैप है, हम जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया को बढ़ते चले जाते हैं, दिन और रात की जो अवधि है उसमें गैप बढ़ता चला जाता है। ये तब होता है जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक सिंपल प्रश्न पूछा गया था कि मान लिया जाए ये विकल्प है, हमेशा ध्यान दो, मान लिया जाए ये तुतीकोरन है, ये मुंबई है, ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद, ये चंडीगढ़ है मान लो, और ये श्रीनगर है। प्रश्न ये पूछेगा ये तुतीकोरन है, ये मुंबई है, अहमदाबाद है, चंडीगढ़ है। प्रश्न ये पूछेगा कि सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है, तो भौमिक विकिरण की मात्रा के दृष्टिकोण से डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर सजाइए। अब बताओ, सूर्य यदि मकर रेखा पर चमकेगा तो भौमिक विकिरण को कहा जाए तुतीकोरन में कम होगा। क्यों कम होगा? क्या रात के बाद क्या होगी? छोटी होगी। दिन की बाद क्या होगी? लंबी होगी। क्यों लंबी होगी? क्योंकि तुतीकोरन भारत के सबसे दक्षिण में है, यहां सूर्य की किरणों का ज्यादा झुकाव नहीं है। पर जैसे जैसे मुंबई जाएंगे किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, अहमदाबाद पे और बढ़ेगा, चंडीगढ़ पे और बढ़ेगा, श्रीनगर पे और बढ़ जाएगा। तो जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ने से रात केवल लंबी होती जाती है, और जब रात केवल लंबी होगी तो भौमिक विकिरण किरणों में ताप का उत्सर्जन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, श्रीनगर, इसमें सबसे ज्यादा भौमिक विकिरण कहां होगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? श्रीनगर। और सबसे कम कहां होगा? यदि इसको हटा दिया जाए तो कम कहां होगा? मुंबई में होगा। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रटने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान देना है सूर्य चमक कहां रहा है। पर मान लिया जाए, यदि ये सोचा जाए सूर्य हमारा चमक रहा है कर्क रेखा पे, मान लो, हमेशा मान लिया जाए सूर्य हमारा कर्क रेखा पर चमक रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो भौमिक विकिरण की मात्रा ज्यादा होगी, ताप का उत्सर्जन ज्यादा होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा हमेशा। अब एक चीज सोचो जरा, मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? मकर रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो मान लिया जाए 22 दिसंबर को चमकता है। कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून को चमकता है। और इक्वेटर पर कब चमकता है? हमेशा 23 सितंबर और 21 मार्च की बात करें, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यहां चमकता है इक्वेटर पे। तो जब सूर्य चमकता मार्च और सितंबर के महीने में इक्वेटर पे चमकता है तो स्वाभाविक है मार्च और सितंबर में दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों गोलार्धों में सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। आप ध्यान देना इस बात को। लेकिन 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, अब मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि गर्मी का मौसम पड़ेगा और उत्तरी गोलार्ध में ठंड की मौसम पड़ेगी। क्यों? कि जब सूर्य यहां चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा बढ़ जाता है, इसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा कम होने से ठंड बढ़ जाती है। अब सो यदि सूर्य जून के महीने में कर्क रेखा पर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि ठंड की मौसम पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम पड़ता है। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए पृथ्वी कॉन्टिन्यूअस केवल इक्वेटर के पास ही रहे, केवल इक्वेटर के पास हो पृथ्वी, सूर्य मान लिया जाए, तो हमारी जो पृथ्वी है जो रोटेट कर रही है पृथ्वी के चारों, वो करना बंद कर दे तो क्या होगा?
तो दोनों गोलार्धों में दिन रात कंटिन्यूअस बराबर होंगे, मौसम एक सा बना रहेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ठंड का मौसम और गर्मी के मौसम की बात नहीं उठेगी। अब एक चीज सोचो जरा, कई बार यूपीएससी क्या पूछ देगा आपसे, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि मान लिया जाए ये अमेरिका का मैप है, ए बी और सी की बात करें, कोई प्लेस है, हाँ, जब ए से सी की तरफ आओगे और सूर्य कहां चमक रहा है, इक्वेटर पर। जब ए से सी की तरफ आओगे तो सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती जाएगी, सी से एक तरफ जाओगे तो सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाएगी। और सूर्य ताप और भौमिक विकिरण में उल्टा संबंध है। यदि यहां सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो भौमिक विकिरण क्या होगा, ज्यादा होगा। हमेशा एक बात याद रखना है, कई बार इंडिया के संदर्भ में क्या होगा पूछ देगा वो, हमेशा। इसका मतलब ये है सारा खेल सूर्य की किरणों का झुकाव है। पर आपने ये पढ़ा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, ध्यान दो। रीजन ये कि हमारी पृथ्वी इस तरह है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, ये इक्वेटर है। अब हमेशा ये पृथ्वी रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। तो होता क्या है, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है ना, मकर रेखा पर चमकता है तो स्वाभाविक है सूर्य यहां चमक रहा है और पृथ्वी यू रोटेट कर रही है, हमेशा यू रोटेट कर रही है। सोचो जरा आप, तो होता क्या है, किरणें जो है ना यहां तक तो जाएंगी, पोल पर जा ही नहीं पाती। इसलिए वहां 6 महीने की रात, और 6 महीने की रात क्यों होती है, क्योंकि टोटल कितना होता है, 12 महीने का होता है। तो ध्यान दे इस बात को, होता क्या है, 6 महीने की रात होती कैसे है, यहां से यहां तक आने में 3 महीना और यहां से यहां तक जाने में 3 महीना, टोटल कितना हो गया, 6 महीना। जब सूर्य यहां से यहां मकर रेखा कर बढ़ेगा तो यह रात होनी शुरू हो जाएगी, और जब मकर रेखा ज्यों आया यहां हमेशा रात हो गई। फिर मकर रेखा से इक्वेटर पर जाने में भी 3 महीना, टोटल 6 महीना हो गया। फिर इक्वेटर से कर्क रेखा की ओर जाने में 3 महीना, और कर्क रेखा से इक्वेटर की ओर आने में 3 महीना, टोटल कितना हो गया, 6 महीना। हमेशा ध्यान दो। अब ये हमारा पोल है, ये पोल क्या होता है, पृथ्वी की ऐसी स्थिति है कि पोल पर सूर्य किरणें जा ही नहीं पाती, इतनी ज्यादा तिरछी पड़ जाती हैं वो। अब ये कैसे पड़ेगी, कल मैं ग्लोब के माध्यम से इसे समझाऊंगा कल, क्या कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कल मैं ग्लोब लेके आऊंगा तो आपको समझाऊंगा इससे। दूसरा जो रीजन देखो जरा, बस ये ध्यान दो कि दिन की अवधि कहां लंबी होगी और रात की अवधि कहां लंबी होगी। अब दूसरा रीजन देखो जरा, वायुमंडल की अवस्था क्या है। अवस्था में जलवाष्प और धूल कण की बात करें हमेशा, और वायुमंडल की मोटाई, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। हम वायुमंडल की यदि अवस्था की बात करते हैं तो वायुमंडल की अवस्था, जलवाष्प के बारे में पढ़ चुके हैं। जलवाष्प क्या करता है, सूर्य ताप को थोड़ा सा अवशोषित करेगा और रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मान लिया जाए, हमेशा ध्यान देने इस बात को, देखो यह हमारी पृथ्वी है। अब ध्यान देने इस बात को, मान लिया जाए यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है, यहां जलवाष्प की मात्रा कम है, यहां जलवाष्प है ही ए बी सी, 3 स्थान है, यह सूर्य ताप है। हमेशा ध्यान दो, यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जो सन रेज आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये कुछ भाग अवशोषित कर लेगा और कुछ भाग रिफ्लेक्ट कर देगा, तो सन रेज धरातल तक नहीं आ पाएगी। हमेशा सन रेज धरातल तक नहीं आ पाएगी।
परिणाम क्या होगा कि इस यहां पे सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहां जलवाष्प की मात्रा कम है तो यहां सूर्य ताप ज्यादा होगा, और सी पर जलवाष्प की मात्रा सबसे कम है तो यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ए पर सबसे कम, उससे ज्यादा बी पर, और सबसे ज्यादा कहां होगा, सी पर होगा। जलवाष्प की बात करें, हम इसे इस तरह देखते हैं कि जलवाष्प और धूल कण की बात करें। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। यह आपका इक्वेटर है, मैप में ध्यान देना, यह इक्वेटर है हमेशा। यह आपका कर्क रेखा है, यह आपका मकर रेखा है, यह सूर्य है। अब सोचो इक्वेटर पे क्या होता है, वर्षा साल भर होती है। आज जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी वहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इक्वेटर पे क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर एक बड़ा सा क्वेश्चन कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और इक्वेटर पर सन रेज वर्टिकल पड़ता है, लंबवत पड़ रहा है, तो यहां तो सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, फिर भी यहां सूर्य ताप की मात्रा कम है। आखिर यहां सूर्य ताप की मात्रा कम क्यों है? क्योंकि इक्वेटर पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। यदि इक्वेटर पर वर्षा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है यहां जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि इक्वेटर पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो सनरेज क्या होगा, या तो अवशोषित होगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो सूर्य की किरणें हैं वो परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन हम जब कर्क रेखा की बात करते हैं, तो कर्क रेखा पर भी सूर्य वर्टिकल चमकता है जून के महीने में। लेकिन कर्क रेखा के आसपास क्या होता है, सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होती है हमेशा। आखिर कर्क रेखा के आसपास सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहां जलवाष्प बहुत कम है। और जलवाष्प कम क्यों है? क्योंकि यहां वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि यहां रेगिस्तान पाया जाता है, और जहां डेजर्ट होगा स्वाभाविक है वहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी, और जहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी वहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान दो। अब जैसे एक मैप की बात करता हूं आपसे, हमेशा ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये आपका, रुक जाओ, और ये आपका, ये अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। चलो एग्जैक्ट नहीं बन पाया, बस समझ लो इसको जरा ध्यान से। पूरी बात ये जो आपका है, पहली चीज हम बात करें, देखा जाए तो ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर मान लिया जाए, इक्वेटर एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं इसको, थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूं मैं। अब ध्यान देने इस बात को, ये आपका इक्वेटर है, ये जो इसे कहते हैं एरिया को जायरे बेसिन, इसे कहते हैं अमेजन बेसिन। ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है। ठीक, इक्वेटर पे वर्षा ज्यादा होती है तो स्वाभाविक है यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, यहां भी जलवाष्प ज्यादा होगा, यहां भी जलवाष्प ज्यादा होगा, तो यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी। समझ वाली बात है। लेकिन एक प्रश्न उठा, अक्सर देखा होगा आपने कि जायरे बेसिन और अमेजन बेसिन पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के बावजूद
वहां सूर्यताप की मात्रा कम होती है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? सत्य है। फर्स्ट, जारे बेसिन में वर्षा ज्यादा होती है। सॉरी, इसको देखो। फर्स्ट, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सेकंड क्या होगा? विषुवत रेखा पर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अच्छा, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहा है? पहला विकल्प ये कि विषुवत रेखा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और दूसरा विकल्प ये कि विषुवत रेखा तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अब दे देगा थर्ड, दोनों सही है। और फोर्थ, केवल फर्स्ट सही है। अब देखो, ये दे दिया। आपको क्या लगेगा कि यार विषुवत रेखा पर सन रेज यदि वर्टिकल पड़ता है, ये तो सही है, ये कंफर्म मान लोगे, पर इसको लेकर सस्पेंशन पैदा होगा, तो कहोगे ये तो पक्का गलत है, तो आप मारोगे 4 को, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों विकल्प सही है, पर इसके पीछे वर्टिकल पड़ती हैं, फिर भी विषुवत रेखा पर तापमान कम होता है, क्योंकि इक्वेटर पर वर्षा ज्यादा होती है, और जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां स्वाभाविक है जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और जब जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा कि सन रेज का अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो सूर्य ताप की मात्रा इक्वेटर पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब तो ये जो दोनों विकल्प है, ये दोनों विकल्प सही है। अब एक प्रश्न कि कैसे आपकी गलतियां होगी और क्यों गलतियां होगी, हमेशा ध्यान देने इस बात को। मान लिया जाए, हमेशा इसको इस तरह समझो जरा आप। मान लिया जाए यहां जो वर्षा हो रही है 100 सेंटीमीटर, यहां वर्षा 50 सेंटीमीटर, यहां वर्षा 20 सेंटीमीटर हो रही है। मान लो यहां वर्षा ज्यादा हो रही है, यहां वर्षा कम, सबसे कम वर्षा यहां हो रही है। तो होता क्या है? देखो होता क्या है, आप बताऊं कि जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प ज्यादा होगा, वहां सूर्य ताप की मात्रा कम होगी, उससे कम यहां होगी, और सबसे कम क्या होगी? यहां होगी। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये देखा गया है कि मान लिया जाए यहां जो है सूर्य ताप कम होती है, यहां थोड़ी सी ज्यादा होती है, और सबसे कम यहां होती है। ए, बी और सी की बात करें, ए पर हमेशा सूर्य ताप सबसे कम, बी पर क्या होगा? जबकि तीनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, तीनों एक अक्षांश पे स्थित हैं। ए पर सूर्य ताप कम है, बी पर उससे ज्यादा है, और सी पर सबसे ज्यादा सूर्य ताप है। आखिर क्यों? रीजन ये है कि ए पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, और जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां जलवाष्प क्या होगा? ज्यादा होगा। उससे कम बी पर वर्षा होती है, तो यहां जलवाष्प कम होगा, तो सूर्यताप ज्यादा होगी। और सबसे कम सी पर वर्षा होती है, क्योंकि जो सी है ये एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, और डेजर्ट एरिया में वर्षा होती ही नहीं। जब डेजर्ट एरिया में वर्षा नहीं होगी तो फिर जलवाष्प की मात्रा बहुत कम, सूर्यताप की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। तब से कई बार यूपीएससी में क्या करेगा? एक प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो, आप ए से बी जा रहे हैं, तो सूर्य ताप की मात्रा कम हो रही है। ए से बी जा रहे हैं तो सूर्य ताप की मात्रा कम हो रही है। फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो, फर्स्ट वर्षा की मात्रा में निरंतर वृद्धि, सेकेंड वर्षा की मात्रा में
निरंतर कमी। फोर्थ, ऊंचाई में निरंतर वृद्धि। हमेशा ध्यान दो, जंगल के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि। अब देखो, आप इस भी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो सूर्यताप की मात्रा कम हो रही है, तो इसमें से क्या सत्य होगा? इस सारे के सारे विकल्प कंफ्यूजन वाले हैं। अब देखो, वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी, ये तो होगा ही नहीं, ये तो मान लिया। सूर्यताप की मात्रा यदि कम हो रही है तो दो रीजन होगा, तो ये हमारा सेकेंड विकल्प तो अपने आप बाहर हो गया। लेकिन फर्स्ट विकल्प, और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऊंचाई में निरंतर वृद्धि। हम लोग पढ़ चुके हैं वायुमंडल के स्ट्रक्चर में कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 1 डिग्री कम। नॉर्मल लैप्स रेट की बात करें, सामान्य पतन दर की बात किया जाए। अब फर्स्ट तो थर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जंगल के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की बात, यह भी मुद्दा उठा। अब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब आप गलतियां करोगे। आप इन गलतियों से कैसे बचना है मैं बताना चाहता हूं। ऊंचाई में जो निरंतर वृद्धि होगी, आपसे पूछा है सूर्यताप, ऊंचाई में निरंतर वृद्धि टेम्परेचर को प्रभावित करेगा, सूर्यताप को नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इंसुलेशन अलग होता है और टेम्परेचर अलग होता है। और ये जो है ऊंचाई में निरंतर वृद्धि, बेशक तापमान में गिरावट आएगी कि जितना ज्यादा ऊंचाई बढ़ती जाएगी, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ये तो टेम्परेचर को, ये विकल्प गलत हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ को लेकर बचा, जंगल के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की बात कर रहा है। अब दोनों में यहां कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ कि जहां जंगल के क्षेत्र होगा, जहां जंगल के क्षेत्र होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, वहां भी तो आर्द्रता ज्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, यह भी हो सकता है। अब इन दोनों में किसको चुना जाए? यहां वर्षा ज्यादा हो रही है तो भी जलवाष्प, यहां घने बने तो भी जलवाष्प। पर एक चीज सोचो जरा, यहां घने बन के पीछे रीजन किसका है? वर्षा की है। यदि वर्षा हो ही ना तो यहां घने बन हो गए ही नहीं। तो इसके पीछे भी ये कारण है, तो ये भी विकल्प आपका कट गया। सही क्या हुआ? फर्स्ट। बात समझ में आ गई? अब एक चीज सोचो, ये आगे मैं प्रश्न को डिस्कस करूंगा। अब एक प्रश्न लेता हूं, इंडिया की बात करें, वायुमंडल की यदि अवस्था को देखा जाए तो, यदि इंडिया की बात करें हम लोग, ये इंडिया है, हमेशा ध्यान देना इस बात को। आपको ये पता है, ये भारत का पूर्वी तट है, ये भारत का पश्चिमी तट है। पूर्वी तट पर वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा वर्षा यहां होगी। हम जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो सूर्यताप की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हमेशा ध्यान दो। पर मान लिया जाए वर्षा न हो, एक सामान्य एरिया है और ये पूरा समुद्र है, तो ये तो पता है हम सबको, ये पता है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि समुद्री हवाएं चलती हैं और उन हवाओं में जलवाष्प वो लाकर क्या करते हैं? स्थलीय क्षेत्रों में छोड़ देते हैं। तो जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, तो धरातल तक सूर्य की किरणें नहीं आ पाएंगी। इसे जितने भी कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, हमेशा जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है। और जब सूर्यताप की मात्रा कम होगी तो गर्मी कम होगी, पर यहां ठंड भी कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है।
और जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो पृथ्वी जो भौमिक विकिरण के रूप में ताप को छोड़ती है, जलवाष्प क्या करेगा, उसे वापस कर देगा। हमेशा ध्यान देना इस बात। प्रश्न को क्या करेगा, ट्विस्ट करता है यूपीएससी, जिसके बाद हम लोग आगे करेंगे। इसका मतलब यह है कि वायुमंडल की अवस्था कैसे सूर्यताप को प्रभावित कर रहा है। एक बात याद रखना, आपने रट लिया वायुमंडल की अवस्था, फिर भी आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। रटते तो सभी लोग हैं, जो भी आईएएस की तैयारी करता हर कोई मेहनत करता है, पर होता कुछ ही लोगों का। आखिर क्यों? आपने रट लिया वायुमंडल की अवस्था। मैंने एग्जाम्पल बताया, देखो कैसे सोचना आपको। यदि सोचने का तरीका आपको आ गया तो प्रश्न आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। वायुमंडल की अवस्था। हम तीसरी चीज बात करें, वायुमंडल की मोटाई। हमेशा ध्यान दो, एक बात याद रखना है, सूर्य की जो किरणें हैं वायुमंडल की मोटाई को जितना ज्यादा पार करेंगे, सूर्य की किरणों का परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये आपका सूर्य है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सनरेज आ रही है, इसे समझो आप। जब हम सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है तो वायुमंडल की मोटाई भी तो तय करनी पड़ती है। अब वायुमंडल की जितनी ज्यादा मोटाई तय करनी पड़ेगी, सूर्य की किरणों का उतना ही ज्यादा परावर्तन होगा, और जितना ज्यादा परावर्तन होगा, स्वाभाविक है धरातल तक बहुत कम सूर्यताप पहुंच पाएगा। अब देखो इक्वेटर पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहां वायुमंडल की मोटाई कम तय करनी पड़ती है, तो सूर्य की किरणों का परावर्तन भी कम होता है, इसलिए इक्वेटर पर सूर्यताप की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जब पोल की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडल की मोटाई ज्यादा तय करनी पड़ती है, और जब वायुमंडल की मोटाई ज्यादा तय करनी पड़ेगी तो स्वाभाविक है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब वायुमंडल की मोटाई ज्यादा तय करनी पड़ेगी तो क्या होगा कि सूर्य की किरणों का अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे देखा जाए कि यहां सूर्यताप की मात्रा कम हो जाती है। खेल रिफ्लेक्शन का है, परावर्तन का है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस प्रकार आपने क्या देखा, सूर्यताप को प्रभावित करने वाले फैक्टर सूर्य की किरणों का झुकाव, वायुमंडल की अवस्था, वायुमंडल की मोटाई। अंत में देखते हैं दिन की हमारी अवधि क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ डे की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ डे, अवधि क्या है इसकी, पूरी बात ध्यान देने इस बात को। हम दिन की अवधि की बात करेंगे। एक बताना, दिन की अवधि जितनी ज्यादा लंबी होगी, सूर्यताप की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि पृथ्वी दिन में क्या करती है, सूर्यताप को ग्रहण करती है, और रात में पृथ्वी क्या करती है, भौमिक विकिरण के रूप में ताप को छोड़ती है। तो ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि यह आपकी पृथ्वी है, सूर्य इक्वेटर पर चमक रहा मान लो, या सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा है, या कर्क रेखा पर चमक रहा है। मान लिया जाए कि ये जो सूर्य है ये मकर रेखा पर चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में किरणों का झुकाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी, और जब दिन की अवधि छोटी होगी तो सूर्यताप की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी दिन में ही सूर्य ताप को ग्रहण करती है। अब देखो आप, जब आप मकर रेखा से नॉर्थ पोल की ओर बढ़ोगे तो किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता चला गया तो दिन की अवधि क्या होगी, छोटी होती जाएगी, और दिन की अवधि छोटी होगी तो सूर्यताप की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी हमेशा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा नहीं है,
सूर्य की किरणों का झुकाव कम है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन की अवधि लंबी होगी। और जब दिन की अवधि लंबी होगी तो स्वाभाविक है सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ये देखें कि गर्मी के मौसम में दिन की अवधि लंबी होती है तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठंड के मौसम में दिन की अवधि छोटी होती है तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगी हमेशा। पर भौमिक विकिरण बदल जाएगा। गर्मी के मौसम में भौमिक विकिरण कम होता है, ठंड के मौसम में भौमिक विकिरण ज्यादा होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में रात की अवधि क्या होती है, लंबी होती है। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने क्या कहा, इक्वेटर से जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ोगे दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, रात की अवधि क्या होगी, लंबी होती जाएगी। अब यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैप ध्यान देना होगा, कौन सा प्लेस कहां है, और ये मैं आपको सिखा दूंगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अभी नहीं, जब मैं ज्योग्राफी को पूरा पढ़ा लो तब मैं एक चैलेंज दूंगा कि आप पेपर उठा लो और सॉल्व करो। आप पीटी का क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। शेष बातें हम लोग कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं चाहता हूं शेयर करो, आप अच्छे कमेंट करो, आप और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।